तो लास्ट क्लास में हमने किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। तो कौन कौन सी की थी? देखो, पहली थी हमारी ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड की थी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड थी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने की थी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब भी हम डिटेल में लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं और इन पे बेस हर तरह का न्यूमेरिकल भी हमने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट किया था भाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट जनरली तीन तरह के हमारे पास होंगे भाई। एक सॉल्यूट ऐसे होंगे जिसको जब किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाएगा तो हमारा अनचेंज रहेगा। अनचेंज का मतलब वो सॉल्यूट हमारा ना तो डिसोशिएट होगा, आयनाइज होगा, और ना ही हमारा वो एसोसिएट होगा, यानी बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिलकर कोई नया पार्टिकल भी नहीं बनाएंगे। दूसरे सॉल्यूट हमारे इस टाइप के होते हैं जो आयनाइज हो जाएंगे सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद। और तीसरे हमारे पास जो सॉल्यूट होंगे वो इस टाइप के होते हैं कि जब उसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाएगा तो पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे एसिटिक एसिड अगर ऐड किया जाए बेंजीन में तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक डाइमर बना लेते हैं भाई। तो ये तीन तरह के हमारे पास सॉल्यूट होते हैं। अगर सॉल्यूट हमारा अनचेंज रहते हैं सॉल्वेंट में ऐड करने पर तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी वो कहलाएगी हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और उस केस में जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो यही फार्मूला यूज़ करने वाले हैं जो कि हमने किए हैं अभी। ये फार्मूला यूज़ किए जाएंगे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के केस में। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्यूट या तो आयनाइज होता है या फिर एसोसिएट होता है सॉल्वेंट में तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाएंगी हमारी? वो कहलाएंगी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में फिर ये वाले फार्मूले यूज़ नहीं होंगे भाई। इन फार्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन होगा तो वो देखते हैं हम आगे। तो इस केस में क्या करना होगा, अगर सॉल्यूट हमारा आयनाइज होता है या एसोसिएट होता है सॉल्वेंट में तो फिर एक नया टर्म हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसे स्मॉल आई से डिनोट करेंगे और इसको कहा जाता है वेंट हॉफ फैक्टर, क्योंकि ये सबसे पहले वेंट हॉफ साइंटिस्ट नहीं देते भाई। तो अब फार्मूला हमारे क्या हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे, यानी राइट हैंड साइड में सभी फार्मूले में आई टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इतना हो जाएगा, यहाँ भी क्या ले लेंगे हम, आई इंट्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी राइट साइड में क्या आएगा, आई का टर्म आ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी राइट साइड में क्या आएगा, आई का टर्म आएगा। और इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या ले लेंगे हम, आई का टर्म। तो ये फॉर्मूले हमारे मॉडिफाई हो जाएंगे। अभी जो आई होता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर, इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान रखेंगे। व्हेन ए सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन ए सॉल्वेंट देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और एबनॉर्मल में ध्यान रखेंगे भाई, जितने पार्टिकल्स आप ऐड करेंगे सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद उतने पार्टिकल नहीं रहेंगे, या तो वो डिसोशिएट होके इंक्रीज़ हो जाएंगे या फिर एसोसिएट होने के बाद डिक्रीज़ हो जाएंगे। जबकि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जितने पार्टिकल आप ऐड करेंगे सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखो, वेंट ऑफ फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे भाई। क्या ये एक्सप्रेस करता है? टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि कितना हमारा सॉल्यूट एसोसिएट होगा या डिसोशिएट होगा, आयनाइज होगा किसी सॉल्वेंट में, उसकी एक्सटेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेंट ऑफ फैक्टर का यूज़ करते हैं। और वेंट ऑफ फैक्टर को इस तरह से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, यानी कि आई कितना होगा हमारा, नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का रेशियो होगा, या फिर नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल को हम ऑब्जर्व्ड भी कहते हैं भाई। तो एबनॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और क्योंकि हम देख चुके हैं भाई कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आई हमने मोलर मास की टर्म में तो डिफाइन किया है, आई नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल। लेकिन जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बात करेंगे तो ये एबनॉर्मल हमारा टर्म ऊपर चला जाएगा, नॉर्मल नीचे आ जाएगा भाई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की टर्म में क्या हो जाएगा, आई एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे भाई कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो हमारी क्या है, ये मानते हुए कि कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन हमारा सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद नहीं होगा। जबकि एबनॉर्मल में क्या होता है, या तो एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एबनॉर्मल
कहलाएगी। तो ये हमने दोबारा वही लिखा है भाई, वैन डर फैक्टर कितना होता है, ACP का मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, NCP का मतलब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखो हमारे पास जितने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये जितने हैं सब आयनिक होते हैं ये। तो इनको जब हम किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। तो एक कंपाउंड एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हमें प्रोवाइड करेगा जब इसे किसी पोलर सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, कि उसको जब हम बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड या दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या करते हैं, उसके एक से ज़्यादा जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो आपस में जुड़कर एसोसिएट होकर एक पार्टिकल बना लेंगे। जैसे दो पार्टिकल जुड़कर एक बनाते हैं तो डाइमर कहलाएगा, इसी तरह तीन पार्टिकल जुड़कर एक पार्टिकल बनाएंगे, ट्राइमर कहलाएगा, एंड सो ऑन। तो ये एसोसिएशन वाला केस है और ये हमारा डिसोसिएशन वाला केस है। यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है और यहाँ पे हमारा ये एसोसिएशन हो रहा है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो फिर वैन डर फैक्टर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या आयनाइजेशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। और एसोसिएशन के केस में किस तरह से डिफाइन करेंगे वैन डर फैक्टर को, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। NF यहाँ पे फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, NI यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जितने हमने लिए हैं भाई। इसी तरह से I को ऐसे भी डिफाइन करेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल। एबनॉर्मल में सभी आती हैं भाई, जितनी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उसमें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी हो सकता है, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, इसी तरह से उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो सकता है। तो फार्मूला सब में वही रहेगा क्योंकि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ भी किसी के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि एसोसिएशन के केस में जो I की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी और डिसोसिएशन के केस में जो I की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन में हमारे क्या होगा, सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, मोर देन 1 होंगे भाई। और एसोसिएशन के केस में क्या होगा कि हमारे पास इनिशियली तो मोर देन 1 पार्टिकल होंगे और बाद में क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी भाई। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ना तो हमारा एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। तो इसलिए जो हमारे वो फार्मूला है, इन फार्मूले में अगर I की वैल्यू हम 1 रख दें, ये जो हमारे पास मॉडिफाइड फार्मूले हैं भाई, इन फार्मूले में I की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फार्मूले बन जाते हैं हमारे, क्योंकि उस केस में I की वैल्यू 1 हम लेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं भाई हम, देखो अगर हमारे पास आयनाइजेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, ये A हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। हमने इनिशियली कितना लिया, इसका 1 मोल लिया है और इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 0 हैं। जब यहाँ से अल्फ़ा मोल कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में, तो यहाँ N अल्फ़ा बन जाएंगे क्योंकि N मोल्स ले रखे हैं हमने प्रोडक्ट के। तो फाइनल मोल्स T टाइम पर हमारे कितने हो गए भाई, ये ऐड करेंगे हम यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा और यहाँ से N अल्फ़ा। तो इनको ऐड करने के बाद अल्फ़ा यहाँ से कॉमन लेंगे तो N माइनस 1 इंटू अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कहलाएंगे भाई। तो I कितना होता है, I होता है हमारे पास NF अपॉन NI। NF की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फ़ा और NI की जगह कितना पुट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे। तो NI हमारे पास 1 है, ये हमने ले रखा है इनिशियली, ये NI है भाई, ये 1 है। तो कितना हो जाएगा I की वैल्यू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो ध्यान रखेंगे N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और NF है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये डिफरेंस ध्यान रखना है भाई। N का मतलब सिर्फ इतना है कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शन की हम बात करें, इस रिएक्शन की KCl की, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन के बाद या आयनाइजेशन के बाद 2 नंबर ऑफ हमारे आयन्स बन रहे हैं, एक पोटेशियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी, 2। जबकि NF क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ हमारे
पार्टिकल्स होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। अल्फ़ा क्या कहलाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर 100% हमारा आयनाइजेशन हो रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% या 1 हो जाएगी भाई। तो जब हमारे पास 100% आयनाइजेशन होगा तो आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, एन के इक्वल हो जाएगी। यानी जितने आयंस हमारे बनेंगे सॉल्वेंट में वही हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी, वही हमारा एन होता है भाई, जितने आयंस बनते हैं सॉल्वेंट में ऐड करने के बाद। फॉर एग्जांपल NaCl से हमारे भाई कितने आयन बनते हैं, 2 आयन बनते हैं, एक Na और एक Cl। इनिशियली हमने कितना लिया है, 1 मोल लिया है। तो इनिशियली प्रोडक्ट हमारा बना नहीं तो कितने 0 मोल हो गए। उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा मोल कन्वर्ट हो गए किसमें, प्रोडक्ट में। तो अल्फ़ा बनेंगे किसके, सोडियम के, अल्फ़ा बनेंगे किसके, क्लोराइड के, क्योंकि दोनों का हमारा 1-1 मोल है भाई प्रोडक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, इसमें रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के ऐड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद 1 + 2 - 1 इंटू अल्फ़ा, जो कि किस फार्मूले से है, ये फार्मूला वही है 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा, जहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर जो ये है, कितने मोल्स बने आपके डिसोसिएशन के बाद। तो कितने बन रहे, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, तो 2 बन रहे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट भी आ सकता है 1 + 2 - 1 इंटू अल्फ़ा। अब I को डिफाइन करते हैं हम रेशियो ऑफ NF/Ni। तो NF कितने हो गए हमारे पास, 1 + 2 - 1 इंटू अल्फ़ा, और Ni की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, ये Ni है भाई, Ni कितना है हमारे पास 1। तो जो न्यूमरेटर है वही I की वैल्यू हो जाएगी। तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 1 + 2 - 1 इंटू अल्फ़ा, जो कि किस फॉर्मूले से आया है भाई, I = 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा होता है डिसोसिएशन के लिए। तो वहाँ से हम डायरेक्ट भी इसको रख सकते हैं। अब इसमें कह रहा है अगर अल्फ़ा हमारा 1 हो, यानी कि 100% आयनाइजेशन हो, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर अल्फ़ा की वैल्यू कितने रख दूँ मैं, यहाँ पे अल्फ़ा = 1 रख दूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, I = 1 + n - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1, तो यहाँ बचेगा In। तो वही हमने कहा था कि अगर अल्फ़ा 1 हो तो I n के इक्वल होता है, और इस केस में I हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। ये हमने यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट का एग्जाम्पल लिया है भाई। तो पोटेशियम सल्फेट में कितने आयन बन रहे हैं, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो टोटल 3 आयन बन रहे हैं। तो अगर 100% आयनाइजेशन है तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, I की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जितने आयन्स बनेंगे वो n होता है और I = n होता है अगर अल्फ़ा हमारा 100% हो। तो वही हमने यहाँ पे कहा है कि I = कितना हो जाएगा, n के इक्वल 3 हो जाएगा अगर अल्फ़ा हमारा 100% हो। और अगर ये 100% नहीं है तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू देगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू से इस फॉर्मूले में हम यूज़ करके पता कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, I = n - 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फिर I की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है भाई। तो ये फार्मूला हुआ हमारा आयनाइजेशन या डिसोसिएशन के लिए। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया भाई, अगर हमारा यहाँ पे देखेंगे, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हमारे पास 50% है और अल्फ़ा कितना हो जाएगा उस केस में 0.5 हो जाएगा भाई। 50% का मतलब 50/100, तो ये 0.5 हो गया अल्फ़ा। इस केस में मैं क्या निकालना है, अगर I कैलकुलेट करना है किसके लिए, NaCl के लिए, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे भाई। हमारे पास अगर हमने कहा कि अल्फ़ा कितना हमारे पास 0.5 है, यानी 50% है, और NaCl की हम बात कर रहे हैं, तो NaCl से कितने नंबर ऑफ हमें आयंस मिलते हैं, 2 आयंस मिलते हैं, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो I = कितना हो जाएगा 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 1 + 2 - 1 इंटू अल्फ़ा कितना है यहाँ पे 0.5, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 - 1 1, तो 1 × 0.5 मतलब 0.5, तो कितना आ जाएगा, इस केस में I आ जाएगा हमारे पास I 1.5। तो ध्यान रखें अल्फ़ा की वैल्यू अगर गिवन है तो फिर इस फॉर्मूले से हम आयनाइजेशन के केस में I की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। नेक्स्ट देखते हैं भाई इसमें हम, तो इन जनरल हमने क्या कहा कि आयनाइजेशन या डिसोसिएशन के केस में I प्रोपोर्शनल होगा अल्फ़ा के, और जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस केस में I हमारा मैक्सिमम होगा जो कि n के इक्वल हो जाएगा। अगर अल्फ़ा मैक्सिमम नहीं है यानी 1 के इक्वल नहीं है तो उस केस में I इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और इसी फार्मूले से अल्फ़ा कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमारा ये आ जाएगा I - 1/n - 1। अल्फ़ा क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर I हमें पता है और n की वैल्यू भी हमें गिवन है। ये हमने डायरेक्ट कुछ फार्मूले लिखे हुए भाई। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 आयन बन रहे हैं NaCl में, तो सीधा I = 1 + n - 1, n की जगह 2 रखेंगे तो ये I = 1 + अल्फ़ा।
तो जितने पार्टिकल बनेंगे उसमें से एक माइनस करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा यहाँ पे। जैसे K2SO4 से 3 बन रहे हैं तो 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा। यहाँ पर 4 बन रहे हैं अभी 4 नंबर पार्टिकल, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 + 3 अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 5 पार्टिकल्स बन रहे हैं तो यहाँ पे 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 अल्फ़ा, तो 1 + 4 अल्फ़ा आ जाएगा। तो इस तरह से ये डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एसोसिएशन की अगर बात करें तो एसोसिएशन के केस में जनरली किसके लिए अप्लाई होगा भाई, when an organic acid such as acetic acid or benzoic acid is dissolved in an organic solvent such as benzene और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब ऑर्गेनिक एसिड को डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या करेगा, एसोसिएट हो जाता है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स या 2 पार्टिकल्स हमारे एसोसिएट होके एक बनाएंगे तो ये डाइमर बनेगा, 3 एसोसिएट होके एक बनाएंगे तो ये ट्राइमर कहलाएगा, 4 एसोसिएट होकर एक बनाएंगे टेट्रामर, इसी तरह से n मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, पॉलीमर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने कहा कि सपोज हमारे पास n मोल्स लिए किसके, एक है, और क्या बना हमारे पास 1 मोल बन गया, ये n सिंपल मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन गया, ये पॉलीमर बन गया। अब हमने क्या कहा कि अगर हम स्टार्ट करें 1 मोल ऑफ A से, और अल्फ़ा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो ये इनिशियली टाइम t = 0 पे कितना लिया हमने 1 मोल, और यहाँ पे प्रोडक्ट अभी कितना है हमारा 0 है। उसके बाद आफ्टर टी टाइम यहाँ से अल्फ़ा क्या हुआ भाई हमारा, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, तो ये α/n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n से कितना बन रहा है, n मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये α/n हो जाएगा। अगर यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा α/n। ni हमारे पास कितना है इनिशियल, ये हमारे पास 1 है। आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल में रिएक्टेंट के और ये प्रोडक्ट के क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो 1 - अल्फ़ा रिएक्टेंट के हैं, α/n किसके, प्रोडक्ट के। यहाँ से सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, NF की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फ़ा, ये वैल्यू किसकी आएगी, NF की। I बाय डेफिनेशन कितना होता है भाई, NF/Ni, तो यहाँ से Ni तो 1 है, तो जो NF है वही क्या, I आ जाएगा। तो I की वैल्यू एसोसिएशन के केस में कितनी होगी, 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फ़ा, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेटिंग एसोसिएटेड, कितने पार्टिकल हमारे एसोसिएट हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है भाई यहाँ पर, ये n पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये n हो जाएगा, और अल्फ़ा इस केस में डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा हमारा। अब एसोसिएशन के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अल्फ़ा होता है या डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है, ये I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू जितनी कम होगी I उतना ज़्यादा होगा, या अल्फ़ा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी I उतना कम होगा। तो अगर अल्फ़ा मैक्सिमम होता है 100%, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो I उस केस में क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 1, तो I मिनिमम आ जाएगा 1 + 1/n - 1, ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो I मिनिमम कितना होता है 1/n। तो ध्यान रखेंगे I मैक्सिमम हमारा हुआ करता था n के इक्वल, ये डिसोसिएशन में होता था, और एसोसिएशन में क्या होता है, I मिनिमम कब होगा, ये वैल्यू होगी 1/n के इक्वल हो जाएगी। और ये ध्यान रखेंगे अगर हमारा डाइमर है तो I मिनिमम कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि डाइमर के केस में 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ट्राइमर के केस में 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा I मिनिमम। तो ध्यान रखेंगे एसोसिएशन वाले केस में I की वैल्यू ये लेंगे भाई, और अल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से ये निकाली जा सकती है I - 1/1n - 1, जिसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे। इसके बाद ये ध्यान रखेंगे भाई एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये हमारे कंपाउंड अगर हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के, तो ये सब क्या होंगे, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन शो करेंगे। और एसोसिएशन जनरली हमारा एसिटिक एसिड बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व करें, या फिर बेंजोइक एसिड बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए, ध्यान रखेंगे भाई। वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, इनका डिसोसिएशन होगा ना कि एसोसिएशन, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनका एसोसिएशन होता है। अब देखते हैं भैया न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है इसमें हमारा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 0.3 gram of acetic acid in 30 gram of benzene is lowered by 0.45, calculate Bantoff factor if value of Kf। तो ये हमें दे रखा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। तो देखो हमें कहा उसने
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 ग्राम, तो 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड है हमारा, तो ये तो हो गया सॉल्यूट, तो WB सॉल्यूट हमारा हो गया 0.3 ग्राम। इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन ये सॉल्वेंट हो गया, तो WA हमारे पास हुआ 30 ग्राम सॉल्वेंट हुआ। इज़ लोवर्ड बाई, तो कितना डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, हमारा हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा F 0.45, KF की वैल्यू 5.12 दे रखी है हमें। और एसिटिक एसिड है इसमें, तो एसिटिक एसिड का हमें पता भाई कितना होता है, मोलर मास 60 होता है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम डेल्टा F यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना। अब क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन का केस है, क्योंकि एसिटिक एसिड जब आप बेंजीन में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे एसोसिएशन होगा, तो एसोसिएशन के केस में आप आई वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ हमें गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे भाई। तो आई की वैल्यू यहाँ पर ये सीधी सीधी कितनी आ जाएगी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये आ जाएगी 0.52। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन कंटेन्स 0.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.7 atm एट 27 डिग्री से, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। तो इसने कहा सॉल्यूशन कंटेन्स 0.9 ग्राम ऑफ K2SO4, ये सॉल्यूट हुआ हमारे पास, तो सॉल्यूट हुआ 0.9 ग्राम इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो ये वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की ml में या क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इसको VCC कहा हमने, क्यूबिक सेंटीमीटर में 500 ml। मोलर मास हमारे पास जो K2SO4 का होता है वो होता 174, तो ये मोलर मास हुआ सॉल्यूट का। और हमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो उसने गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है 0.7 atm, तो पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर 0.7 atm हुआ। आई की वैल्यू पता करनी है हमें, टेम्परेचर 27 डिग्री से कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 कैल्विन आ जाएगा। तो फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करेंगे हम, पाई इज इक्वल टू आई यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्यों किया हमने, क्योंकि K2SO4 एक आयनिक कंपाउंड है और ये डिसोशिएट होगा, और जहाँ भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा वहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर हमें यूज़ करना है। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन या आयनाइजेशन का केस है K2SO4 सॉल्यूट होने की वजह से। तो सभी वैल्यूज़ हमारे पास है, आई यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई की वैल्यू सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद कितनी आ जाएगी हमारे पास 2.75 आ जाएगी भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर 0.0711 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इफ दिस सॉल्यूशन एक्चुअली फ्रीजेस एट -0.32 डिग्री C, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई यानी वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, उसने कहा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर 0.077 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो ये हमें दे रखा है, इसने मोलैलिटी दे रखी है भाई, इतने मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये मोलैलिटी दे दी स्मॉल m की वैल्यू, तो स्मॉल m हमें दे रखा 0.0711। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट फिर आयनिक कंपाउंड है, तो ये क्या होगा आयनाइज होगा, डिसोशिएट होगा, तो फिर आई वेंट ऑफ फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा हमें। और उसने कहा एक्चुअली फ्रीजेस एट, तो एक्चुअल जो उसने फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है कितना -0.32, जो कि सॉल्यूट की प्रेजेंस में यानी कि सॉल्यूशन का है ये। तो इसको क्या कहेंगे हम, हमारे पास डेल्टा TF कितना होगा भाई, अगर कैलकुलेट करें हम तो KF इंटू M, मोलैलिटी आपको दे रखी है, तो यहाँ से जो आएगा इसे कहेंगे हम कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, ये आ जाएगा हमारा ऑब्जर्व्ड, जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये हमारा क्या है डेल्टा TF है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है भाई, TF नॉट माइनस TF, तो TF नॉट कितना होता है, प्योर वाटर का 0 होता है, और जबकि सॉल्यूशन का कितना आ रहा है -0.32, तो यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई 0.32 आ गई। तो ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल है, और ये कैलकुलेटेड जो होता है ये नॉर्मल होता है भाई। तो ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल, ध्यान रखेंगे ऑब्जर्व्ड क्या होता है, ये एबनॉर्मल होता है, और जो कैलकुलेटेड होता है ये हमारा नॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से आई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2.42 आ जाएगी भाई आई की वैल्यू। तो ये ध्यान रखेंगे भाई।
जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसी से हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल या कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की, और एबनॉर्मल उसने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सॉल्यूशन हमारा -0.32 डिग्री सी पे क्या करता है, फ्रीज करता है। तो यहाँ से हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे क्योंकि प्योर वाटर का ज़ीरो हमें पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl विच मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 65 ग्राम ऑफ वाटर टू डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट बाय 7.5 डिग्री सी। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर। तो ये Kf की वैल्यू आपको दे रखी है, आई की वैल्यू भी आपको इस क्वेश्चन में दे दी उसने। हमसे पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, तो हमें कैलकुलेट करना है WB यहाँ पर। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, वही आई के साथ, क्योंकि यहाँ पे NaCl है, NaCl का डिसोसिएशन होगा तो वेंटो फैक्टर यूज़ करना ही करना है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF। ये मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो यहाँ से हमारे पास सब कुछ नोन है, डेल्टा TF भी हमें दे रखा है और आई हमें गिवन है क्वेश्चन में, आई की वैल्यू 1.7 है, WB कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा TF 7.5 दे रखा है, आई 1.87, तो सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे भाई, तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। नहीं WB जो हमें कैलकुलेट करना था, ये सॉल्व करने के बाद 8.2 ग्राम हमारे पास आ जाएगा भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं अगर सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, फार्मूला हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हैविंग वैल्यू ऑफ आई 2.47। तो यहाँ पे भी आई आपको दे रखा है और कैल्शियम क्लोराइड तो ऑब्वियस है डिसोसिएशन होनी होना है, इसका आयनिक कंपाउंड है। आई इज इक्वल टू 2.47 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला वेंटो फैक्टर के साथ हम यूज़ करेंगे क्योंकि केस हमारा कौन सा है, डिसोसिएशन का। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास होता है 111 और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है आपको 0.75, तो यहाँ 0.75 यूज़ करेंगे। आई की वैल्यू हमें गिवन है 2.47 यूज़ करेंगे। WB अपॉन MB दे रखा है हमें 111। आर की वैल्यू 0.82 यूज़ करेंगे और टेम्परेचर केल्विन में यूज़ करेंगे, 27 डिग्री सी है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 और वॉल्यूम हमें लीटर में दे रखा है 2.5 लीटर। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो WB अननोन है, इस WB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3.33 ग्राम आ जाएगा। तो ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई हमारा। बस हमें ध्यान ये देना है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का में भाई ATM में है और वॉल्यूम लीटर में। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कौन सी यूज़ करेंगे आप, आर की वैल्यू भी यूज़ करेंगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये ध्यान रखेंगे भाई क्योंकि वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो आर की ये वैल्यू यूज़ की जाएगी। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा पास्कल में होता या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है ऐसा यूनिट में, और वॉल्यूम हमारा क्यूबिक मीटर में होता है ऐसा यूनिट में, तो फिर हम आर भी ऐसा यूनिट में यूज़ करते भाई। आर की ऐसा यूनिट में वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 8.314 केल्विन जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आर की वैल्यू कब यूज़ करेंगे, जब ऐसा यूनिट में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ आर की वैल्यू यूज़ करना जब हमें लीटर में वॉल्यूम गिवन हो और प्रेशर हम एटमॉस्फेयर में ले रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, सब कुछ इसमें गिवन है भाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है इस बार। K2SO4 है तो यहाँ भी क्या होगा, आयनाइजेशन होगा, तो फिर हम आई वेंटो फैक्टर यूज़ करेंगे। तो WB इस बार आपको दे रखा है, गिवन मास कितना 25 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। MB हमें क्या कहा इसने भाई, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो MB में पता ही है K2SO4 का कितना होता है भाई, ये MB रख देंगे यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था 174 हमने K2SO4। K2SO4 ये था भाई, K2SO4 का कितना होता है ये 174, तो 174 हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 174। वॉल्यूम 2 लीटर है तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे भाई, पाई इज इक्वल टू कितना, आई इंटू WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V।
और इस क्वेश्चन में हमें आई नहीं गिवन है, तो आई के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, क्योंकि आयनाइजेशन है भाई K2SO4 का, तो आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू एल्फा। और यहाँ पे कहीं भी हमें एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं गिवन है, तो ऐसे केस में हम एल्फा हमेशा कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, 100% आयनाइजेशन मानेंगे। और जब भी 100% आयनाइजेशन होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो K2SO4 से हमें कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, 3 पार्टिकल मिल रहे हैं, तो ये n की वैल्यू होगी, ये हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे जहाँ हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ना गिवन हो वहाँ पे हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% मानेंगे, अल्फा 1 हो जाएगा। तो जितने पार्टिकल्स आपके बनेंगे आयनाइजेशन के बाद n, वही हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो आई इसमें 3 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो आई की वैल्यू हमारे पास 3 है। WB हमें दे रखा है 25 × 10⁻³ ग्राम में हम वैल्यू लेंगे भाई ये। R की वैल्यू 0.082। टेम्परेचर हमें उसने कितना दिया है भाई, टेम्परेचर देखा 25 डिग्री C। तो 25 डिग्री C का मतलब ये हो जाएगा 298 केल्विन में कन्वर्ट करेंगे अगर इसको। डिनोमिनेटर में मोलर मास 174 यूज़ करेंगे। और वॉल्यूम कितने गिवन है हमें, वॉल्यूम दे रखी है 2 लीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास आ जाएगा भाई। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा कितना, 5.27 10⁻³ ATM एटमॉस्फेयर में हमारा आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5% aqueous solution of potassium chloride was found to freeze at -0.24 degree Celsius. Calculate the value of I and degree of dissociation of the solute at this concentration. तो इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा हमें, सबसे पहले तो हमें कहा उसने कि 0.5% aqueous solution of KCl। तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी मान सकते हैं भाई, 100 ग्राम मान सकते हैं। तो लेट वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, यानी WA + WB सॉल्वेंट, WA सॉल्वेंट का वेट है और WB सॉल्यूट का वेट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट कितना ले लिया, सपोज हमने 100 ग्राम। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में 100 ग्राम अगर लें थोड़ा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये ले लिया हमने 100 ग्राम। उसके बाद उसने कहा कि जो सॉल्यूट है, क्योंकि 0.5% एक्वस सॉल्यूशन है, तो WB यानी वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ले सकते हैं हम, 0.5 ग्राम, क्योंकि 0.5% कह रहा है वो। तो यहाँ से 100 में से माइनस करेंगे 0.5, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 99.5 ग्राम आ जाएगा। MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो KCl का मोलर मास होता है 74.5 होता है भाई। आगे का उसने फ्रीजेज, तो कितने टेम्परेचर फ्रीज करता है, -0.24 पर ये सॉल्यूशन फ्रीज करता है। प्योर वाटर का हमें पता है कितना भाई, 0 डिग्री C। तो यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, कितना होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर का 0 होता है, ये -0.24 हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.24। ये हमारे पास आ गया डेल्टा TF। अब आगे क्या कहा उसने कहा हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई भी कैलकुलेट करना और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट I × KF × WB × 1000 अपॉन MB × WA। सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे भाई, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आई क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा ये जो सॉल्यूट है, कौन है सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट है KCl पोटेशियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएशन होगा यहाँ पर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करें तो डेल्टा TF हमारे पास 0.24, आई हमें यहाँ पे पता नहीं कैलकुलेट करना है। KF की वैल्यू कितनी है भाई, KF 1.86 दे रखा है हमें, तो ये 1.86 यूज़ करेंगे। WB 0.5 है इंटू 1000 अपॉन MB, KCl का MB कितना होता है भाई 74.5 और ये कितना है 99. सॉल्वेंट का वेट 99.5 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आई की वैल्यू आएगी, ये आई की वैल्यू जो आएगी डायरेक्ट लिखा हुआ है भाई टाइम सेव करने के लिए, ये आएगी 1.92। अब इसमें आगे पता करना हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा की वैल्यू अभी हमें और कैलकुलेट करनी है। तो हमें कंपाउंड दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड, किस तरह से आयनाइज होगा भाई, ये पोटेशियम प्लस Cl नेगेटिव, इसमें आयनाइज होगा। और हमें फॉर्मूला ये पता है भाई
कि फॉर्मूला जो हमारा होता है वो कितना होता है, I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू एल्फ़ा होता है। और यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाता है, I-1 अपॉन n-1। आई हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.92 -1। n कितना है भाई, कितने पार्टिकल बन रहे हैं मेरे, 2 पार्टिकल बन रहे हैं KCl से, तो ये 2 - 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.92 आ जाएगा अल्फ़ा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इसे तो ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 92%। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना आ जाएगा, 92% हमारे पास आ जाएगा भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाई, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज डेल्टा TF यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 केल्विन। द वैल्यू ऑफ KF इज़ 4.9। कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड। इस केस में हमें परसेंटेज एसोसिएशन अल्फ़ा कैलकुलेट करना है भाई इफ़ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन। तो डाइमर जब भी बनेगा तो 2 पार्टिकल हमारे एसोसिएट होकर एक पार्टिकल बनाएंगे और जितने एसोसिएट होते हैं वो n की वैल्यू होती है। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर, n की वैल्यू 2 हो जाएगी भाई। तो क्या क्या हमें गिवन है पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात की उसने डेल्टा TF की। तो डेल्टा TF का क्या फार्मूला यूज़ करते हैं भाई हम, डेल्टा TF इज इक्वल टू, एसोसिएशन का केस है तो I तो यूज़ करेंगे इवेंट ऑफ फैक्टर, KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। डेल्टा TF हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.62, तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ करेंगे 1.62। I हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। KF दे रखा है हमें कितना, 4.9 गिवन है भाई। KF की वैल्यू यहाँ 4.9 पुट करेंगे। WBA में कितना गिवन है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो ये 2 ग्राम है हमारे पास इंटू 1000 अपॉन MB। तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास जो होता है ये होता है 122 भाई, ध्यान रखेंगे। बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COH। तो इसका जो मोलर मास होता है ये 122 होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे 122 और कितना लिया सॉल्वेंट हमने, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो WA यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुई है, 25 ग्राम हुआ। यहाँ से सॉल्व करने के बाद आई की जो वैल्यू आएगी ये 0.504 आनी है भाई। और एसोसिएशन किस तरह से हो रहा होगा, जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है C6H5COH, क्योंकि डाइमेराइज होता है भाई बेंजीन में, तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, एसोसिएट होंगे और क्या बनाएंगे, C6H5 से डाइमर बनाएंगे। तो ये डाइमर हमारा बन गया भाई। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहे हैं। हमें फार्मूला पता है I इज इक्वल टू, एसोसिएशन के केस में क्या फार्मूला होता है, अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो फार्मूला I का होता है 1 + 1 अपॉन n-1 इंटू एल्फ़ा। तो यहाँ से हम एल्फ़ा की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I-1 अपॉन 1/n-1 ये कितना हो जाएगा, एल्फ़ा हो जाएगा। तो एल्फ़ा की वैल्यू I कितना कैलकुलेट किया हमने, 0.504 -1 अपॉन 1/n कितना है, 2 - 1। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे वही यहाँ पर। तो सॉल्व करने के बाद ये जो आएगा हमारा, ये आएगा कुछ 0.992 और परसेंटेज मिलेंगे तो 99.2% इसको कहा जा सकता है भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा 1.17% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विथ 7.2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I फॉर NaCl। तो इस क्वेश्चन में इसने कहा कि 2 सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और एक हमारे पास ग्लूकोज सॉल्यूशन है। और आइसोटोनिक का मतलब दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल है, यानी कि 1.17% सॉल्यूशन जो है NaCl का, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और 7.2% ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा इक्वल है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है भाई, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 2 सॉल्यूशन के इक्वल हैं तो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, फिर इक्वल हो जाएगी। ध्यान रखना है उसमें कि NaCl के साथ I आप यूज़ करेंगे, ग्लूकोज हमारा ना एसोसिएट होता है ना डिसोशिएट होता है, तो उसके साथ हमें I यूज़ नहीं करना है।
तो ये NaCl लिया हमने, इधर ग्लूकोज लिया, तो यहाँ पे I यूज़ करेंगे तो I पाई 1 और वहाँ I 1 होता है तो यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो ये कितना हो जाएगा पाई 2। अब यहाँ पर कितने हो गए मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर इसकी लें पाई 1 की, तो ये C1 मान ली हमने, पाई 2 की कितनी मान ली C2 मान ली। I तो यहाँ पे यूज़ करेंगे NaCl के साथ। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, यहाँ भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी मोल पर लीटर। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज के केस में हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने डिनोट किए भाई NB2 से, और यहाँ पे सिंपल NB से डिनोट किया हमने। अब वैल्यू पुट करेंगे भाई, तो वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम तो दोनों केस में कैसी है सेम है, क्यों, क्योंकि ये भी परसेंटेज में दे रखा है आपको 1.17% सॉल्यूशन, ये भी परसेंट में दे रखा है, तो वॉल्यूम कैसे ले सकते हैं दोनों केस में इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसने कहा कि एक तो हमारे पास है भाई 1.17% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 1.17 ग्राम NaCl है, तो यानी कि जो अमाउंट ऑफ NaCl है हमारी कितनी होगी, वो ये होगी हमारे पास, इसको ऐसे कर लेते हैं अमाउंट ऑफ NaCl, ये है 1.17 ग्राम। और जो मोलर मास होता है NaCl का वो होता है 58.5। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे NaCl के, तो NaCl के नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे ये आएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गए भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। इसी तरह से हम पता करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कितना है ये दे रखा है इसने 7.2%, तो यानी कि 100 ग्राम में हमारे पास ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज की अमाउंट है 7.2 ग्राम। और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है ये होता है 180, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है भाई, तो यहाँ से मोलर मास कितना आएगा इसका 180 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अगर हम पता करेंगे तो कितना आएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी 7.2 अपॉन 180, तो ये हमारे पास ही आ गया। अब हमारे पास यूज़ क्या कर रहे थे हम, रिलेशन यूज़ कर रहे थे I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारी क्या हो चुकी है सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो चुकी थी भाई यहाँ से ये वॉल्यूम। तो I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसकी जगह पुट करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.17 अपॉन 58.5, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम 7.2 अपॉन 180। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है और उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या ली जा सकती है, इक्वल ली जा सकती है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और परसेंटेज में उसने दे रखा, तो परसेंटेज मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम NaCl है और यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतने ग्राम हमारा ग्लूकोज है। तो ये यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो इस तरह से जो हमारा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसके क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व किया जा सकता है अगर I की वैल्यू का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज़ करना है एसोसिएशन के केस में और कैसे यूज़ करना है डिसोसिएशन केस में, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है भाई।